Good morning, dear friends. Today we are going to start new chapters coordination compound, which is most important for 12th examinations. लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट कुछ ये है कि जो फंडामेंटल हमें याद रखना पड़ता है और जिसका बहुत ज़्यादा नीड है इस चैप्टर को स्टडी करने में, जिसका नाम है साल्ट। साल्ट एक ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर के इनिशियली में ही समझ लेना ही समझदारी होगा, क्योंकि अगर हम लोग साल्ट को ना समझकर अगर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल क्रिएट हो जाता है, जो कि सही नहीं है हम लोग के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को साल्ट के बारे में बता दें, ताकि ये चैप्टर और भी आप लोग के लिए ईजी हो जाए। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर चैप्टर्स है। अगर आप इसको क्लियर करके पढ़ेंगे तो काफ़ी स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस में। चलिए, अगर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें कि सर साल्ट क्या होता है, तो आप सबको पता है कि साल्ट जो होता है वो एसिड प्लस बेस से मिलकर बना होता है। एसिड और प्लस बेस से मिलकर बना होता है। तो जो साल्ट होता है वो एसिड प्लस बेस से मिलकर बना होता है। तो साल्ट इक्वल टू एसिड और प्लस बेस। तो जो साल्ट होता है वो एसिड प्लस बेस से मिलकर बना होता है। तो साल्ट के कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें कि जो साल्ट के जो साइड टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग टाइप ऑफ साल्ट की बात करें तो दे आर ए टाइप ऑफ साल्ट विल बी टू लेस फर्स्ट सिंपलर साल्ट एंड सेकेंड एडिशनल साल्ट। तो साल्ट के दो कैटेगरी होती है, एक सिंपल साल्ट होता है और एक एडिशनल साल्ट होता है। अगर हम लोग सिंपल साल्ट और एडिशनल साल्ट की अगर हम लोग बात करें कि सिंपल साल्ट क्या होता है, साल्ट तो हम लोग को पता है कि एसिड प्लस बेस से मिलकर बना होता है। अब यहाँ देख भी रहे हो कि जितने भी साल्ट हैं यहाँ पर वो सब के सब, अब देखो ऊपर लिखा भी है मैंने कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट। और ये जो नॉर्मल जो साल्ट होते हैं वो आपके सिंपल साल्ट ही होते हैं, जो जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सब साल्ट बनाते हैं, जैसे NaCl, KCl, ये एक सिंपल साल्ट का भी नाम दिया जा सकता है। तो अगर एक इसको लैंग्वेज हिसाब से अगर पढ़ा जाए कि सिंपल साल्ट क्या होता है, तो सिंपल साल्ट का मतलब होता है दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ केटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही प्रकार का केटायन होगा और एक ही प्रकार का एनायन होगा, और इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोला जाता है सिंपल साल्ट। जैसे NaCl, KCl, RbCl, CSCl, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक ही केटायन और एक ही एनायन होगा। एक से ज़्यादा कोई केटायन नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा कोई एनायन नहीं हो सकता, सिर्फ एक केटायन और सिर्फ एक एनायन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो मान लो आपने उठा लिया NaCl, तो NaCl ये कैसे टूटेगा? ये NaCl आपस का जो दीवार होता है, जो बॉन्ड होता है, वो आपस को तोड़ देते हैं। और आपस में की जब दीवार और आपस के जब बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इस पे चार्ज आ जाता है Na प्लस और Cl माइनस। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग सिंपल साल्ट बोला जाता है। तो सिंपल साल्ट का मतलब होगा एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप के केटायन होंगे और एक ही टाइप के एनायन होंगे। आगे समझ में? और सिंपल साल्ट याद रखोगे, ये सिंपल साल्ट जो होते हैं कंजूस होते हैं, एक नंबर के ये कंजूस होते हैं। कंजूस क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपस का दीवार तोड़कर बस आयन फॉर्म कर लेते हैं। कोई एडिशनल कंपाउंड, कोई एडिशनल आयन इनके साथ जुड़ेगा नहीं। तो सिंपल साल्ट जो होते हैं वो कंजूस होते हैं। क्यों कंजूस होते हैं? क्योंकि ये आपस का ही दीवार तोड़ते हैं और आपस का दीवार तोड़कर, आपस का बॉन्ड तोड़कर बस आयन फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन इस साल्ट में कोई एडिशनल केटायन एनायन नहीं आएगा, कोई एडिशनल कंपाउंड आके नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपस के ही रहेंगे, एक केटायन और एक एनायन। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो सिंपलर साल्ट होते हैं वो कंजूस होते हैं, जो A और B के बीच के दीवार को तोड़ देगा। A और B के बीच का दीवार मतलब A को मान लो Na और B को मान लो Cl। ये आपस के बॉन्ड को तोड़कर बस आयन फॉर्म कर लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग सिंपल साल्ट, ऐसे साल्ट को हम लोग सिंपल साल्ट बोलते हैं। और जनरली जितने भी सिंपल साल्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आगे समझ में? और ये जितने भी सिंपल साल्ट होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं एक सॉल्यूशन में। और जब कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं तो जिसकी वजह से ये टेस्ट देना चालू कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का।
क्योंकि जब किसी साल्ट को वाटर में डालोगे तो वाटर में जाने के बाद वो साल्ट टूटेगा, और जब टूटेगा तो 100% उसका टेस्ट देगा उस कांस्टेंट आयन का, क्योंकि टेस्ट वही देता है जो टूटता है, जो अपनी पहचान को खोता है। जो अपनी पहचान को नहीं खोएगा वो कभी टेस्ट भी नहीं देगा। ये पॉइंट आप लिख लोगे। जो साल्ट वाटर में जाने के बाद अपनी पहचान को खो देता है, पहचान को खोने का मतलब है कि उसके ऊपर आयंस आ जाते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जो साल्ट अब वाटर में जाने के बाद अपनी पहचान को खो देता है, टूट जाता है पूरी तरीके से, वो 100% टेस्ट देगा। तो ऐसे साल्ट को हम लोग सिंपल साल्ट बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सिंपल साल्ट में एक ही केटायन और एक ही एनायन होंगे, और ये पूरी तरीके से वाटर में घुलते हैं और अपनी पहचान को खो देते हैं, और खोने के बाद ये टेस्ट देते हैं। और टेस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि ये टूटते हैं, टूटेगा तो टेस्ट देगा। आगे समझ में? और टेस्ट कैसा? टेस्ट उस कांस्टेंट आयंस का, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वैसा उसका वो टेस्ट जो भी होगा वो देगा अपना। तो सिंपल साल्ट का मतलब समझ में आ गया, एक ही केटायन और एक ही एनायन होंगे और वाटर में पूरी तरीके से घुलेंगे। अब पूरी तरीके से घुलने के बाद ये गिव द टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, उस वाटर में सारे टेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के ये देते हैं, और ये अपनी पहचान को खो देते हैं। और ये कंजूस होते हैं क्योंकि ये आपस में ही आपस के दीवार, आपस के बॉन्ड को तोड़कर बस चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा ना तो केटायन आएगा, ना तो एनायन आएगा, ना ही कोई कंपाउंड आएगा इनसे जुड़ने के लिए, इसलिए कंजूस होते हैं सिंपल साल्ट। दूसरा अगर हम लोग बात करें कि एडिशनल साल्ट क्या होता है, एडिशनल साल्ट को समझाइए। सिंपल साल्ट तो समझ में आ गया कि एडिशनल साल्ट क्या होता है। तो एडिशनल साल्ट का मतलब होता है व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल साल्ट आर मिक्स, जब 2 या 2 से अधिक सिंपल साल्ट को मिक्स किया जाता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो उसको हम लोग एडिशनल साल्ट बोला जाता है। मतलब साल्ट का मतलब होता है एक केटायन और एक एनायन, और एडिशनल साल्ट का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक साल्ट को मिला दिया जाता है। जैसे NaCl साल्ट है, KCl साल्ट है, आपस में मिला दो तो ये एडिशनल साल्ट बनाएंगे। तो 2 साल्ट को मिलाने पर जो साल्ट बनता है उसे एडिशनल साल्ट बोला जाता है। और नाम से क्लियर है, एडिशनल साल्ट, साल्ट को जोड़ो। तो साल्ट तो समझ में आ गया, लेकिन एडिशनल साल्ट क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक साल्ट को जोड़ा जाता है उसे एडिशनल साल्ट बोला जाता है। अब देखो लिखा भी है व्हेन 2 और मोर देन 2 सिंपल साल्ट आर मिक्स इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन पे उसे मिक्स किया जाता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन मास पे उसको मिक्स किया जाता है, और जो मिक्स करने पर साल्ट आता है उसे एडिशनल साल्ट बोला जाता है। और ये एडिशनल साल्ट अमीर होते हैं, बिंदास होते हैं अपने आप में, क्योंकि ये पूरा टूटेंगे भी और नया बनाएंगे भी। पूरा टूटने के बाद ये नया बनाते भी है, जबकि सिंपल साल्ट नहीं, नया नहीं बनाएगा। ये आपस में ही टूटते हैं, आपस में ही जुड़ते हैं। लेकिन एडिशनल साल्ट क्या है? ये अमीर होते हैं, ये बिंदास होते हैं अपने आप में, ये पूरा टूटेंगे भी और पूरा टूटने के बाद नया बनाएंगे भी किसी से। इसको एडिशनल साल्ट बोला जाता है। आगे समझ में? अब एडिशनल साल्ट में ये हम लोग समझ में आ गया कि एडिशनल साल्ट क्या होता है, इसकी कैटेगरी समझ में आ गई। अब एडिशनल साल्ट में सबसे पहला पॉइंट आया डबल साल्ट। तो एडिशनल साल्ट का मतलब तो समझ में आ गया कि जब 2 या 2 से अधिक साल्ट जुड़ेंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास पे। तो क्वेश्चन ये उठा कि जब 2 या 2 से अधिक साल्ट जुड़ेंगे तब तो इनका कैटेगरी आ गया ना, कि अगर 2 साल्ट जुड़ेंगे तो क्या नाम होगा, 3 साल्ट जुड़ेंगे तो क्या नाम होगा, ऐसे बोला जा सकता है ना। तो उसमें एडिशनल साल्ट में सबसे पहला हेडिंग जिसका नाम है डबल साल्ट। और डबल साल्ट का मतलब ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें कितने साल्ट जुड़ेंगे, 3 साल्ट जुड़ेंगे कि 2 साल्ट जुड़ेंगे? इसमें 2 साल्ट जुड़ेंगे, क्योंकि नाम से क्लियर है डबल साल्ट। और ये जितने भी साल्ट होते हैं एडिशनल साल्ट के अंदर, जितने भी आते हैं, ये सब के सब अमीर होते हैं, बिंदास होते हैं, क्योंकि ये टूटेंगे भी और नया जोड़ेंगे भी, इसलिए इनका नाम एडिशनल साल्ट रखा गया है। और एडिशनल साल्ट का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक साल्ट का जुड़ना। तो डबल साल्ट इसी की कैटेगरी है, एडिशनल साल्ट की। और डबल साल्ट का मतलब हो गया कि इसमें 2 साल्ट जुड़ेंगे। देखिए नाम से क्लियर है, व्हेन 2 सिंपल साल्ट आर मिक्स टू फॉर्म एन एडिशनल साल्ट in such a way that this simple salt do not lose their identity in the additional salt, then the additional salt is known as double salt। इसके कहने का मतलब होता है कि जब 2 साल्ट आपस में जुड़ते हैं, जब 2 साल्ट आपस में जुड़ते हैं तो एक एडिशनल साल्ट बनाते हैं। और ये एडिशनल साल्ट जो होते हैं, ये जो डबल साल्ट होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं,
ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट बोला जाता है। मतलब डबल साल्ट का मतलब हो गया कि जब दो साल्ट आपस में मिलाओगे तो उनसे बनेगा क्या, एडिशनल साल्ट। और ये डबल साल्ट क्या होते हैं कि अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। जैसे साल्ट अपनी पहचान को खो देता था ना, साल्ट जो है अपनी पहचान को खो देता था, टूट जाता था, लेकिन डबल साल्ट जो होता है वो अपनी पहचान को नहीं खोता। देखो लिखा है, दिस सिंपल साल्ट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन दैट एडिशनल साल्ट, द एडिशनल साल्ट नोन एज डबल साल्ट। Double salt, when dissolved in water, give the taste all its constituent ion. That means complete ionize is possible for this type salt. मतलब जब इस डबल साल्ट को हम लोग पानी के अंदर डाला जाता है तो ये सारे डबल साल्ट क्या होते हैं, सब के सब आपस में टूट जाते हैं, कोई केटायन में कोई एनायन में। और जब सबके सब टूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि जब सब के सब टूट जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये कि टेस्ट देगा, क्योंकि टेस्ट वही देता है जो टूटेगा, और जो नहीं टूटेगा वो टेस्ट नहीं दे सकता। तो डबल साल्ट भी टूटेगा, साल्ट भी टूटेगा, तो जब टूटेगा तो टेस्ट देगा। आगे समझ में? तो डबल साल्ट का मतलब होता है जब दो साल्ट को मिक्स किया जाता है तो जो एडिशनल साल्ट फॉर्म होता है उसे हम लोग डबल साल्ट बोला जाता है। और ये अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, ये अपनी पहचान को नहीं खोते। और डबल साल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये सारे के सारे कांस्टेंट आयन में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये टेस्ट देंगे। अच्छा, कोई बोलेगा कि कौन टेस्ट साल्ट नहीं देगा? वह साल्ट जो टूटेगा ही नहीं, मतलब जो आयंस प्रोड्यूस ही ना करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एडिशनल साल्ट भी आप डबल साल्ट भी आपका टेस्ट देगा और साल्ट भी आपका टेस्ट देगा, क्योंकि आयंस में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो दो साल्ट हम मिलाते हैं जिसका नाम है KCl और MgCl2। अगर पोटेशियम क्लोराइड और MgCl2 को अगर एक्वस में मिलाएं तो ये बनाते हैं KCl MgCl2.6H2O, जिसका नाम होता है केर्नालाइट। तो केर्नालाइट इज अ फॉर्मूला ऑफ KCl MgCl2 6H2O। और देखिए ना, जब इसको वाटर में मिलाया जाता है तो सब के सब आयंस टूट गए, K प्लस में, Cl माइनस में, Mg+2 में, Cl माइनस में। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं, ऐसे साल्ट जो होते हैं, वाटर में जाने के बाद सब के सब कांस्टेंट आयन में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट देते हैं। और अगर यही आयंस में नहीं टूटते हैं तो कभी ये टेस्ट नहीं देते। आगे समझ में? तो टेस्ट वही देगा जो कांस्टेंट आयन में टूटेगा, और कांस्टेंट आयन में जो नहीं टूटेगा वो टेस्ट कभी नहीं दे सकता। तो डबल साल्ट का मतलब होता है जब दो साल्ट को मिलाया जाता है तो जो एडिशनल साल्ट बनता है उसे डबल साल्ट बोला जाता है। और ये डबल साल्ट अपनी पहचान को खोते नहीं है, अपनी जो पहचान होती वही रहती है, जो उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगा, वो अपनी पहचान को नहीं खोएगा। और पानी में डालने के बाद ये सब के सब कांस्टेंट आयन में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट देते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम क्लोराइड में जब मिलाया गया तो आपका KCl MgCl2.6H2O बना, जिसका फॉर्मूला था केर्नालाइट। और इस केर्नालाइट को जब वाटर में डाला गया तो सब के सब आयंस में टूट गए, जिसकी वजह से ये टेस्ट देंगे। आगे समझ में? और इसी को GNO3 में डाला तो 3AgCl व्हाइट PPT दिया, जो भी आगे मैं पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन ये है कि डबल साल्ट होता है क्या, एडिशनल साल्ट क्या होता है, और साल्ट क्या होता है। तो साल्ट गरीब है, एडिशनल साल्ट अमीर है, और एडिशनल साल्ट के अंदर आने वाले सब अमीर हैं। क्यों अमीर है? क्योंकि ये साल्ट दूसरे साल्ट से भी कंबाइन करते हैं। आगे समझ में? लेकिन याद रखेंगे कि एडिशनल साल्ट अपनी पहचान, जो डबल साल्ट होता है ये अपनी पहचान को खोता नहीं है। डू नॉट लूज ऑन आइडेंटिटी, बट वाटर में डालने के बाद अपने सारे कांस्टेंट आयंस टूट जाते हैं और अब टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप सब लोगों को साल्ट, एडिशनल साल्ट और डबल साल्ट के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और कंपाउंड आया जिसका नाम है मोहर साल्ट। और आई होप आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री 12th प्रैक्टिकल्स में मोहर साल्ट का एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसका नाम है टाइट्रेशन। एक ऑक्जेलिक एसिड से और एक मोहर साल्ट से किया होगा। तो एक ऑक्जेलिक एसिड के साल्ट के बेसिस पे आपने किया होगा और एक मोहर साल्ट के बेसिस पे किया होगा। तो मोहर साल्ट कैसे बनता है? मोहर साल्ट बनता है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को अगर मिला देते हैं तो उसका क्रिस्टलाइजेशन आता है, जिसका फार्मूला होता है फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O। ये आपका मोहर साल्ट है। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, दिस इज अ मोहर साल्ट। और इस मोहर साल्ट को अगर ये जबकि डबल साल्ट है, इसका नाम पोटास एलम अगर हम लोग रखा जाए तो पोटास एलम जो होता है, जिसका नाम फिटकरी का नाम बोला जाता है, तो
तो इसको भी जब हम लोग वाटर में डाला जाता है तो ये सब के सब आप देख रहे हैं कि सब के सब आयंस में टूट जाते हैं, सब के सब आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये मोहर साल्ट है और नीचे जो है वो पोटास एलम का फार्मूला है। और चाहे मोहर साल्ट हो चाहे पोटास एलम हो, मोहर साल्ट का फार्मूला होता है FeSO4 अमोनियम सल्फेट .6H2O और पोटास एलम फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, जिसको हम लोग मिक्स करने पर K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, जिसका नाम होता है पोटास एलम। ये फिटकरी का फार्मूला है और ये मोहर साल्ट का फार्मूला है। और ये दोनों साल्ट को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये सब के सब आयंस में टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या ये टेस्ट देंगे? क्या ये टेस्ट देंगे? यस, ये टेस्ट देंगे, क्योंकि ये सब के सब आयंस में टूट रहे हैं। जो आयंस में टूटेगा वो सब के सब टेस्ट देंगे, और जो आयंस में नहीं टूट पाएगा वो कभी टेस्ट देने के लिए आगे नहीं आएगा। तो ये टेस्ट देंगे। चलिए, तो देखिए हमने मोहर साल्ट को भी तोड़ कर दिखा दिया कि इस तरीके से मोहर साल्ट टूटता है। सब के सब जिसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो दे देगा वाटर में जाने के बाद। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये भी जो फिटकरी है ये भी जब टूटेगा तो आप शायद बना सकते हैं कि ये टूटेगा तो क्या क्या देगा, K+Al+3SO4-2। तो ये भी टूटेगा तो ये भी आपका सिंपल सा आपका टेस्ट देगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को अभी ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे फंडामेंटल चीज़ें क्या होती हैं। साल्ट, साल्ट का मतलब होता है जो एसिड प्लस बेस से मिलकर बनता है। साल्ट के अंदर कैटेगरी सिंपल साल्ट, एडिशनल साल्ट। सिंपल साल्ट का मतलब होता है जिसमें एक ही केटायन और एक ही एनायन होते हैं, और ये सिंपल साल्ट जितने होते हैं ये वाटर में डालने के बाद तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इसका मतलब टेस्ट देंगे। और ये जितने भी सिंपल साल्ट होते हैं वो गरीब होते हैं, कंजूस होते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे साल्ट से कंबाइन नहीं करना चाहते हैं। ये आपस का ही दीवार तोड़कर आयंस फॉर्म कर लेते हैं। एडिशनल साल्ट क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक साल्ट को मिलाओगे तो एडिशनल साल्ट बनेगा इन द फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। और ये जितने भी एडिशनल साल्ट होते हैं वो अमीर होते हैं, बिंदास होते हैं, क्योंकि ये पूरा तोड़ेगा भी दीवार को और दूसरा दीवार दूसरे से जुड़ेगा भी, दूसरे साल्ट से भी जुड़ेगा। जबकि सिंपल साल्ट गरीब था, जुड़ने का तैयारी नहीं था, कंजूस था, जुड़ सकता था लेकिन जुड़ना नहीं चाहता है। एडिशनल साल्ट में सबसे पहली कैटेगरी आई डबल साल्ट। डबल साल्ट का मतलब होता है जब दो साल्ट आपस में जुड़ते हैं तो एडिशनल साल्ट बनाते हैं, और ये डबल साल्ट ये अपनी पहचान को नहीं खोता, जिसकी जो प्रॉपर्टी वही रखेगा। डबल साल्ट आगे समझ में अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। और ये जब डबल साल्ट को पानी में डाला जाता है तो ये डबल साल्ट पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इसका मतलब ये टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, आगे समझ में PPT देने के लिए तैयार हैं। तो ये आपका समझ में आ गया। तो डबल साल्ट का एग्जाम्पल कौन कौन था भाई? कैनालाइट है और मोहर साल्ट है और फिटकरी है, पोटास एलम है। कैनालाइट, मोहर साल्ट, पोटास एलम, ये तीन ऐसे फॉर्मूले हैं जो डबल साल्ट हैं, और ये वाटर में जाने के बाद पूरी तरीके से टूट जाएंगे और ये टूटने के बाद तुरंत टेस्ट देते हैं। और ये तीनों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ चुका है, आई थिंक ये बोर्ड में आ भी चुका है कि राइट डाउन द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द डबल साल्ट। तो कैनालाइट, मोहर साल्ट और पोटास एलम, दिस एग्जाम्पल ऑफ द डबल साल्ट। तो आई होप आप सभी लोगों को अभी साल्ट का पॉइंट समझ में आ गया कि साल्ट होता क्या है। और मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले साल्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल्ट का यूज़ है इस चैप्टर में, जिसकी वजह से ये चैप्टर और इजी हो जाता है और इन्हेंस होकर निकलता है बाहर। अगर साल्ट नहीं पढ़ते हैं तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं दब जाता है और कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब भी करता है इस चैप्टर को अच्छे से समझने में। इसलिए साल्ट को पहले मैंने पढ़ाया और साल्ट को मैंने अच्छे से समझा दिया। तो आई होप ये पॉइंट आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक डेफिनेशन और फंडामेंटल चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जैसा कि आप लोगों ने अभी जल्दी पढ़ा कि साल्ट डबल एडिशनल साल्ट और डबल साल्ट। अब एडिशनल साल्ट में डबल साल्ट हो गया, डबल साल्ट का दूसरा पॉइंट हो गया कॉम्प्लेक्स साल्ट। मतलब एडिशनल साल्ट का पहला पॉइंट डबल साल्ट और दूसरा पॉइंट कॉम्प्लेक्स साल्ट। और कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब समझ में आ गया कि जहाँ पर दो से नहीं, दो तो हो गया, दो तो डबल साल्ट बनाएगा, और दो से ज़्यादा अगर साल्ट कोई कंबाइन करता है तो उसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है भाई मेरे? When two simple salt are mixed, जब दो सिंपल साल्ट को मिक्स किया जाता है फॉर्म एडिशनल साल्ट सच वे दैट दिस सिंपल साल्ट लूज देयर आइडेंटिटी। ये साल्ट ऐसा है कि अपनी पहचान को खो देता है। अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे खोता है। तो जब
दो सिंपल साल्ट को मिक्स किया जाता है तो एडिशनल साल्ट बना जाते हैं। अब बनाने के बाद ये अपनी पहचान को खो देते हैं और खोने के बाद जो एडिशनल साल्ट आता है उसी साल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर पता चल गया कि एडिशनल डबल साल्ट का मतलब होता है दो साल्ट कंबाइन करेंगे और जो एडिशनल साल्ट बनता है वो अपनी पहचान को खोता नहीं है, अब पूरी तरीके से वाटर में घुलेगा और डिज़ोल्व होगा और आयंस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है कि जब दो सिंपल साल्ट को मिक्स किया जाता है तो ये अपनी पहचान को खोते नहीं हैं। मतलब जब दो सिंपल साल्ट को मिलाया जाता है तो जो एडिशनल साल्ट बनता है वो अपनी पहचान को खोता नहीं है। तो ऐसे एडिशनल साल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट बोला जाता है। अब एग्जाम्पल भी समझाएगा आएगा कि क्यों अपनी पहचान को नहीं खोता है ये। ठीक है, तो ये पहचान को खो देता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट अपनी पहचान को खो देता है। तो अभी एग्जांपल समझ में आ जाएगा क्यों अपनी पहचान को खो देता है। डबल साल्ट नहीं खोता है लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट खो देता है। ठीक है, और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं ये वाटर में पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, और जब पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये कि ये टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं होंगे, मतलब इनका कांस्टेंट आयन का टेस्ट नहीं होगा। तो चलिए डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट का अंतर समझ लीजिए। डबल साल्ट का मतलब होता है जब दो साल्ट मिलाया जाता है तो जो एडिशनल साल्ट बनता है वो एडिशनल साल्ट डबल साल्ट होता है। डबल साल्ट अपनी पहचान को क्या करता है, खोता नहीं है। आगे समझ में, डबल साल्ट अपनी पहचान को नहीं खोता, जैसी जिसकी प्रॉपर्टी वैसा ही रखेगा। आगे समझ में, और वाटर में पूरी तरीके से घुलेगा, मतलब घुलेगा तो टूटेगा, टूटेगा तो टेस्ट देगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, जब दो सिंपल साल्ट को मिलाया जाता है तो जो एडिशनल साल्ट बनता है तो वो एडिशनल साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, और ये कॉम्प्लेक्स साल्ट अपनी पहचान को खो बैठता है। तो डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट में पहला अंतर कि उसमें अपनी पहचान को नहीं खोता और ये अपनी पहचान को खो बैठता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। और दोनों में दो सिंपल साल्ट मिक्स होंगे, डबल साल्ट में भी कॉम्प्लेक्स साल्ट में भी, ये कॉमन है। लेकिन अंतर क्या है, डबल साल्ट में क्या होता है कि दो ही साल्ट कंबाइन करेंगे और कॉम्प्लेक्स साल्ट में दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डबल साल्ट अपनी पहचान को नहीं खोता लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट पहचान को खो देता है। डबल साल्ट वाटर में डिसोसिएट होता है, घुलता है और पूरी तरीके से आयन प्रोड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट वाटर में नहीं घुलता है पूरी तरीके से तो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। डबल साल्ट घुलता है तो आयंस प्रोड्यूस करता है तो टेस्ट देता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट जब नहीं घुल पाता है, जब नहीं डिसोसिएट हो पाता है, जब आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए टेस्ट नहीं देगा। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। और कॉम्प्लेक्स साल्ट बनता कैसे है, जैसे पोटेशियम साइनाइड है, 4 मोल पोटेशियम साइनाइड है और फिर आपका फेरस साइनाइड FeCN का होल ट्वाइस है, और जब इसको मिलाया जाता है तो ये आपका सिंपल सा ये कंपाउंड बनता है 4KCN.FeCN का होल ट्वाइस। तो इसको हम लोग एक अरेंजमेंट तरीके से रखा जाता है, और कैसे रखा जाता है, कुछ इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। और कैसे अरेंज किया जाता है, K4 बड़ा ब्रैकेट FeCN का होल 6। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स साल्ट आपका सिंपल सा नाम होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स साल्ट का कोई बोलेगा कि कॉम्प्लेक्स साल्ट तो समझ में आ गया कि दो सिंपल साल्ट को मिलाओ, पहचान अपना खो देता है, वाटर में नहीं डिसोसिएट होता है, टेस्ट नहीं देता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, उसी कॉम्प्लेक्स को अरेंज कर दो बड़े ब्रैकेट में। मतलब जो तुमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है 4KCN FeCN का होल 6। उसको, इस कॉम्प्लेक्स को एक ऐसे अरेंज कर दो कि जिसमें मेटल बाहर कर दो, अब बाकी जो है उनको अंदर रख दो FeCN का होल 6, और इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनाया जाता है K4 FeCN का होल 6। मतलब एक बड़ा ब्रैकेट यूज करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए। आगे समझ में, तो अब आगे बढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को जैसे मैंने बताया कि बाहर कोई मेटल्स होगा, और जनरली कौन से मेटल होते हैं, वो जनरली एल्कली मेटल ऐसा कुछ होता है, और जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो आप जनरली अंदर ही रखेंगे। जो डी ब्लॉक के जो 21 से लेके 30 तक के जो अधिकतर मेटल होते हैं वो आप जनरली कॉम्प्लेक्स के अंदर रखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्यों डी ब्लॉक के मेटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के मेटल पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।
इसलिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डी ब्लॉक के जनरली मेटल पार्टिसिपेट करते हैं, और डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा एक्टिव 21 से लेकर 30 तक के होते हैं, क्योंकि इनका और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नीज का +7 होता है। तो सोचिए, तो डी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कौन से मेटल ज़्यादातर पार्टिसिपेट करेंगे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेटल का पार्टिसिपेट करना डी ब्लॉक से होता है, डी ब्लॉक का होता है। तो डी ब्लॉक के जितने भी मेटल होंगे वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर रखेंगे, आप बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अगर कोई एल्कली मेटल आ गया तो उसको आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। आगे समझ में? तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो सबका नाम है, जो डॉट डॉट लाइन है ये काउंटर आयन होता है या आयनाइजेशन स्पेयर बोला जाता है। काउंटर आयन का मतलब होता है जो एल्कली मेटल होगा या जो भी होगा उसको बाहर रख देंगे। जैसे आप देख रहे हो K4FeCN का होल 6, तो पोटेशियम ये काउंटर आयन है। और ये जो आप देख रहे हैं जो कैपिटल M है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं कैपिटल M, ये है बेटा आपका मेटल है। और कौन सा मेटल है? ये डी ब्लॉक का मेटल है, जो जनरली 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक के होते हैं। ठीक है, और ये समझ में आ गया। और ये जो L देख रहे हो, दिस इज द L क्या है? ये आपका बेटा लिगेंड्स है। और लिगेंड्स क्या होता है ये अभी थोड़ी देर बाद आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि लिगेंड्स क्या होता है। अभी रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए कि L क्या है, लिगेंड्स है। आगे समझ में। और ये जो आप X देख रहे हैं कि ये X क्या है, ये X क्या होता है? एक्चुअली ये चार्ज आपको सिंपली सा बता देते हैं कि X जो होता है ये लिगेंड्स की बताएगा कि कितने लिगेंड्स होंगे, 2 3 4। अभी आगे भी पढ़ेंगे भी कि मोनो, बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसा होता है। तो ऐसे हम लोग लिगेंड्स की कैटेगरी में हम लोग पढ़ सकते हैं कि ऐसा लिगेंड्स होता है। अब उसके बाद आप समझ में आ गया होगा, तो पूरा पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होता है। तो जो डॉट डॉट लाइन है ये आपका काउंटर आयन है, जो M है वो मेटल है। जनरली कौन सा मेटल है? डी ब्लॉक के मेटल है, 21 से लेकर 30 तक जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। और जो L है वो लिगेंड्स है, जो X है वो आपका सिंपल सा नंबर ऑफ लिगेंड्स होगा, कितने नंबर्स में ये प्रेजेंट हैं। आगे समझ में। तो इस तरीके से हम लोग समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स को अरेंज कर दीजिए एक बड़ा ब्रैकेट यूज करके, तो ऐसे हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। आगे समझ में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल हम लोग ले रहे हैं डी ब्लॉक का, वो डी ब्लॉक का कौन सा मेटल होना चाहिए? वो डी ब्लॉक का वो मेटल होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए, जो जनरली वही मेटल होने चाहिए। और जो याद रखेंगे वेकेंट ऑर्बिटल्स हो करें, वो मेटल कभी नहीं होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो फुलफिल्ड होते हैं। जनरली वही मेटल होंगे जो वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होंगे वो जनरली कौन से होंगे? डी ब्लॉक के होंगे। जनरली कौन से होंगे? डी ब्लॉक के होंगे। और कौन से डी ब्लॉक के मेटल होंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर होंगे, जो वेकेंट ऑर्बिटल रखेंगे, यही डी ब्लॉक होंगे। ठीक है। और जो लिगेंड्स होता है, ये जो आप L देख रहे हैं कि लिगेंड्स क्या होता है, तो लिगेंड को मैं एक लाइन में समझा सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर दोनों होते हैं। क्योंकि ये नहीं बोलना सही होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ डोनेट करते हैं। कुछ ऐसा केस होता है जिसमें लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हाँ वो कुछ स्पेशल कंडीशन है। जैसे एक नाम है पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जनरली अधिकतर केसेस में लिगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। आ गया। तो कोई बोलेगा कि लिगेंड्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लिगेंड्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है, वो आपका क्या होता है? सिंपली सा लिगेंड्स होता है। एक मिनट। तो लिगेंड्स समझ में आ गया कि लिगेंड्स क्या होने चाहिए। तो लिगेंड्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं। और एक्सेप्ट कौन करता है? पाई एसिड लिगेंड। आप नोट में लिख लीजिएगा कि लिगेंड्स ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डोनेट ही करें। लिगेंड्स एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझ में। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और कौन सा लिगेंड एक्सेप्ट कर सकता है? वो है पाई एसिड लिगेंड्स। कौन सा लिगेंड्स है बेटा? पाई एसिड लिगेंड्स।
लेकिन जनरली लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट ही करते हैं। आगे असल में उसको लिगेंड्स बोला जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो बाइडेंटेड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो ट्राइडेंटेड। तो आई होप आपको लिगेंड समझ में आ गया होगा। और वैसे लिगेंड अभी आगे आएगा, बहुत ही ब्रीफली तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी लिगेंड को मतलब समझ लीजिए कि लिगेंड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट करता है और कुछ केसेस में एक्सेप्ट भी करता है, जैसे कि पाई एसिड लिगेंड्स जो आगे आएगा। तो चलिए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 तरीके से क्लासिफाइड होता है, एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर बेटा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे, मतलब एक ही जैसे लिगेंड्स होंगे, उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कैसे? साइनाइड 6 बार है तो एक ही लिगेंड 6 बार है, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। पोटेशियम बाहर होगा क्योंकि ये आउटर आयन है, आयरन अंदर होगा क्योंकि डी ब्लॉक के हैं, वेकेंट हैं, और वही होंगे जो वेकेंट होंगे जनरली। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आप कंडीशन याद रखिएगा। और साइनाइड 6 बार है तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होंगे, मतलब सेम टाइप के नहीं, एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होंगे, उसे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जैसे FeCN का होल 3, अमोनिया का होल 3, ये हेट्रो है क्योंकि इसमें लिगेंड्स साइनाइड भी है, इसमें लिगेंड्स अमोनिया भी है, ये दोनों लिगेंड्स हैं। और अभी आगे मैं बताऊंगा कि ये लिगेंड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अभी समझ लीजिए कि एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है और एक हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे, और हेट्रोलेप्टिक का मतलब होता है इसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स होंगे। दिस इज अ होमोलेप्टिक एंड दिस इज अ हेट्रोलेप्टिक्स। आया समझ में? अब उसके बाद टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में एक और टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी के टाइप ऑफ लिगेंड पे बता दिया, एक होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। और स्टेबिलिटी के बेस पे सबसे पहला पॉइंट आया परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा देखिए, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो डिसोसिएट ही नहीं होता है कांस्टेंट टाइम में। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो डिसोसिएट ना हो। देखिए लिगेंड के बेसिस पे मैंने आपको पढ़ा दिया, लिगेंड के बेसिस पे 2 होते हैं, एक होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। लिगेंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। आगे असल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और कुछ कंडीशन में एक्सेप्ट भी करते हैं, वो लिगेंड्स होता है। तो लिगेंड के बेसिस पे 2 कैटेगरी, एक होमोलेप्टिक और एक हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक क्या होता है? जो एक ही जैसे लिगेंड्स होते हैं, और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी के बेसिस पे 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो घुले ही ना, जो डिसोसिएट ही ना हो इनकांस्टेंट टाइम में, उसे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो डिसोसिएट नहीं होता है, और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जो डिसोसिएट हो जाते हैं या जो डिसोसिएट होने के बाद जो टेस्ट वगैरह देना रहता है। क्योंकि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स तो टेस्ट नहीं देगा क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं होगा आयंस में। और इम्परफेक्ट क्या है? द कॉम्प्लेक्स विच गिव द टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि ये डिसोसिएट होगा। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब जो डिसोसिएट नहीं होगा, और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब जो डिसोसिएट होगा। आगे समझे? तो क्वेश्चन ये उठा कि कौन टेस्ट देगा और कौन टेस्ट नहीं देगा, बताइए ना। क्या परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कभी टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। और इम्परफेक्ट बिल्कुल ये टेस्ट देने के लिए आगे रहेंगे क्योंकि डिसोसिएट होते हैं। आगे समझ में? तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, परफेक्ट की कि इम्परफेक्ट की? बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, परफेक्ट की इम्परफेक्ट? बताओ जो डिसोसिएट नहीं होगा वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा कि जो डिसोसिएट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? तो दिमाग लगाया होगा, तुरंत समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट वाले की स्टेबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी में परफेक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू किसके बेटा? इम्परफेक्ट की। क्योंकि जो स्टेबल होगा वही तो नहीं टूटेगा, और जो अनस्टेबल होगा वो तुरंत टूट जाएगा। तो ये होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स।
आ गया समझ में? तो ये समझ में आ गया कि कौन परफेक्ट है कौन इम्परफेक्ट है। तो परफेक्ट वो होता है जो डिसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो डिसोसिएट नहीं होगा वो कभी टेस्ट नहीं देगा। और इम्परफेक्ट डिसोसिएट हो जाएगा तुरंत, और तुरंत वो टेस्ट देने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी कम होगी। तो आई होप आप सभी लोगों को कॉम्प्लेक्स की टाइप पता चल गए। तो कॉम्प्लेक्स को दो तरीके से पढ़ा, एक टाइप ऑफ लिगेंड के बेसिस पे और एक टाइप ऑफ स्टेबिलिटी के बेसिस पे। टाइप ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पे दो, एक होमोलेप्टिक और एक हेट्रोलेप्टिक, और स्टेबिलिटी के बेसिस पे परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा आप सभी लोगों को मैं पढ़ाऊंगा लिगेंड्स, और इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे कि लिगेंड्स क्या होता है। बहुत ब्रीफली तरीके से मैं आप सभी लोगों को स्टार्ट करूंगा, और आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेरे इनबॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।